नमस्कार बच्चों। एमए उत्तरार्ध के 10वें प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं जैनेंद्र कुमार की कहानियाँ। और इन कहानियों में से भी पिछले वीडियो में हमने अपना अपना भाग्य कहानी के तत्वों के आधार पर विश्लेषण किया था। आज हम इस कहानी के महत्वपूर्ण हिस्सों की व्याख्या करेंगे। और व्याख्या से पहले मैं एक बार और इस कहानी की जो कथा वस्तु है उसको संक्षेप में आपके सामने उसके उद्देश्य के समेत रख देती हूँ। यह जो कहानी है यह अंग्रेज़ों की गुलामी के दिनों वाले नैनीताल की है, जिसमें दो निम्न मध्यम वर्गीय भारतीय अपने एक संपन्न मित्र के साथ वहाँ ठंड के दिनों में सैर के लिए गए हैं। शुरुआत में लेखक, जिसे कहानी में मैं के नाम से संबोधित किया गया है, नैनीताल में अंग्रेज़ों तथा कथित भारतीय अंग्रेज़ों, पहाड़ियों, दोनों कौमों की महिलाओं आदि का उल्लेख करता है। और शीघ्र ही जैनेंद्र उस बेसहारा बेकार पहाड़ी लड़के का वर्णन करने लगते हैं जो कड़ाके की सर्दी में ठिठुर रहा है। वे उसके प्रति दयाभाव रखते हैं और अपने मित्र के पास उसे काम के लिए भी ले जाते हैं, लेकिन एक ऐसे बालक जिसका कुल और शील पता नहीं है, उसे नौकर रखने के लिए वकील साहब जो संपन्न हैं मना कर देते हैं। और दोनों निम्न मध्यम वर्गीय करुणा से भरे मित्र उसे छुट्टे पैसे न होने के कारण 10 रुपए की मदद नहीं करना चाहते और एक झूठा आश्वासन देकर उसे रात में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद वे उसे भूल जाते हैं और जब वे नैनीताल से अगले दिन लौटने के होते हैं तब उन्हें समाचार मिलता है कि वह बालक ठंड से ठिठुर करके मर गया। अब इस कहानी में लेखक ने अंग्रेज कालीन भारत पर टिप्पणी की है और वे भारतीयों की गुलाम मानसिकता, उस समय जो संपन्न भारतीय थे, धनाढ्य थे, उनके पाखंडी स्वभाव, उनके स्वार्थ और निम्न मध्यम वर्गीय जो स्वार्थी और कायर भारतीय थे, उन पर भी व्यंग करते हैं। अपना अपना भाग्य कहानी अभी भी प्रासंगिक है और इसलिए प्रासंगिक है कि जब ये कहानी लिखी गई थी तब भारत गुलाम था और भारत को आज़ाद हुए इतने वर्ष हो चुके हैं। उसके बाद भी इस कहानी में जिस भूख का चित्रण किया गया है, उस भूख से मरने वाले लोगों की संख्या कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ी ही है। और इसके साथ साथ उस समय में धनाढ्य और मध्यम वर्गीय मानसिकता जैसी थी वैसी की वैसी आज भी है। इसलिए एक प्रकार से यह कहानी सामाजिक यथार्थ का बड़ी निर्ममता से चित्रण करती है और कहीं यह मांग करती है कि हमें अब भी अपने दृष्टिकोण को गरीबों के प्रति बदलने की ज़रूरत है। कहानी मैंने आपको टेक्स्ट के रूप में भेजी थी, उसमें पृष्ठ नंबर 17 पर देखिए बच्चों। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सब को ढक दिया। रोशनियां मानो मर गईं, जगमगाहट लुप्त हो गई। वह काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफ़ेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न दिखने लगी, मानो वह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इसी घनी गहरी सफ़ेदी में दब गया, जैसे एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृत के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद सफ़ेद शून्यता ही फैली हुई थी। बच्चों, जब लेखक वहाँ घूमने जाते हैं और शाम के सुंदर वातावरण का भी उन्होंने पहले वर्णन किया है, वहीं बैठे बैठे रात हो जाती है और यहाँ पर लेखक उस रात का वर्णन कर रहे हैं कि रात बड़ी घनी थी, घने कोहरे वाली रात थी और कोहरा ऐसा था
उसने आकर के आसपास के सारे दृश्यों को ढक दिया। रोशनियां मानो मर गईं। शाम के समय जब रोशनी से ये शहर जगमगा रहा था, वे सारी रोशनियां कोहरे के आगे छिप गईं, जगमगाहट लुप्त हो गई। अर्थात कोहरा इतना घना था कि थोड़ी दूर पर जलने वाले लैंप पोस्ट के बल्ब की रोशनी भी दिखाई नहीं पड़ रही थी। और पहले थोड़ी देर पहले जो पहाड़ काले काले भूत से पहाड़ दिखाई पड़ रहे थे, वे सब उस कोहरे रूपी पर्दे के पीछे छिप गए। यहाँ तक कि पास की भी कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ रही थी। अब आगे जो पंक्ति है उसे ध्यान से देखिए। मानो वह घनीभूत प्रलय था और सब कुछ इसी घनी गहरी सफेदी में दब गया। बच्चों, प्रलय कहते हैं ऐसी प्राकृतिक आपदा जो अपने साथ विनाश लेकर के आती है, मृत्यु लेकर के आती है। यहाँ लेखक ने कोहरे को प्रलय की संज्ञा दी है, क्योंकि आगे जाकर वे इस कोहरे का परिणाम एक बालक की मृत्यु के रूप में दिखाने वाले हैं। इसलिए पहले से ही कहानी में प्रलय शब्द का इस्तेमाल बहुत गहरा अर्थ रखता है। तो कोहरा वहां पर ऐसा था मानो बहुत सघन प्रलय आ गई हो। सब कुछ उसकी सफेदी में दब गया, जैसे एक शुभ्र महासागर ने, शुभ्र का अर्थ यहाँ पर है सफेद, जैसे एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। संस्कृति से तात्पर्य है बच्चों दुनिया। तो ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया जो है वह इस कोहरे के अंदर डूब गई, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद सफेद शून्यता फैली हुई थी। जहाँ देखो वहाँ पर निर्भेद, अर्थात जिसे भेदा ना जा सके, ऐसी सफेद और शून्यता, खालीपन जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, ऐसी सफेद शून्यता वहाँ पर फैली हुई थी। इस प्रकार से लेखक ने यहाँ पर एक प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है और इस प्राकृतिक दृश्य को उन्होंने स्वतंत्र रूप से चित्रित किया है। यहाँ पर उनकी भाषा से एक चाक्षुष बिंब हमारी आंखों के सामने खड़ा होता है। इसी का अगला हिस्सा और देखिए बच्चों। ऐसा घना कोहरा हमने कभी न देखा था, वह टप टप टपक रहा था। अर्थात कोहरा इतना सघन था कि उससे आसपास सब कुछ गीला हो गया था। मार्ग अब निर्जन चुप था। यह वही मार्ग था जिस पर संध्या के समय नाना प्रकार के लोग आ रहे थे, जा रहे थे, स्त्री पुरुष, बच्चे, अंग्रेज स्त्री पुरुष सभी। तो जो संध्या के समय गुलजार था, वही मार्ग इस समय निर्जन और शांत हो चुका था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। लेखक की भाषा देखिए कितनी खूबसूरत है। घोंसलों में जा छिपा था, अर्थात सारी दुनिया अपने अपने सुरक्षित स्थानों में, अपने अपने घरों में जा चुकी थी। उस वृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 टन टन हो उठा। वृहदाकार अर्थात चारों तरफ उस विशाल सूने पर में, सफेद कोहरे में कहीं से घड़ियाल ने घंटा बजाया और उससे ज्ञात हुआ कि रात के 11 बज चुके हैं। आगे लेखक कहते हैं जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही हो। ये पंक्ति अपने आप में बड़ी मार्मिक है और उस सूने पर में, उस भयावह कोहरे में, उस ठंडी और बर्फीली रात में लेखक का यह कहना कि वह 11 बजे की घंटे की आवाज़ ऐसे लगी मानो कहीं कब्र में से आ रही हो, यह भी अपने आप में एक प्रतीकार्थ रखता है, क्योंकि यह सब ये बता रहा है कि उस रात ठंड बड़ी भयानक थी और उस रात कुछ भी उस ठंड में नुकसान हो सकता था। लेखक की भाषा बहुत प्रभावी है, प्रांजल है, स्पष्ट है और उसमें तत्सम शब्दों की बहुलता होते हुए भी भाषा हमें बहुत सरल लगती है, समझ में आने वाली लगती है, भावपूर्ण लगती है। एक और उदाहरण देखिए बच्चों, व्याख्या के लिए एक और अंश देखिए, पेज 16 पर है ये। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था।
अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाले अंग्रेजीदा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिव को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वह अकड़कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। यहाँ लेखक उस समय जिन भारतीयों ने शिक्षा प्राप्त कर ली थी, वे जो थोड़े संपन्न थे, उन भारतीयों पर व्यंग कर रहा है और ये कहना चाहते हैं कि जब देश को सारे भारतीयों के एक होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत थी, उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जो अपने आप को शिक्षित दिखाने के लिए और भारतीयों से जो नफरत कर रहे थे या उन्हें अनपढ़ समझ रहे थे या उन्हें कमतर और गुलाम समझ रहे थे, उनसे अपने आप को अलग दिखाना चाहते थे और वे अंग्रेजों को देख करके प्रसन्न हो जाते थे। उनकी गुलामी में या उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते थे, जबकि वे नेटिव अर्थात भारतीयों को देख करके उपेक्षा से मुंह फेर लेते थे। वैसे वह अकड़ कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है और वे सामान्य लोगों को देख करके अहंकार से अकड़ने लगते थे। उनकी चाल में इतना अहंकार था, ऐसा लगता था मानो वे भारत भूमि को अपनी अकड़ से कुचल देना चाहते हैं। इस प्रकार से लेखक ने उन भारतीयों पर व्यंग किया है जो अपने भारतीय होने पर शर्मिंदा है। इनके आगे की कुछ व्याख्याएं हम अगले व्याख्यान में करेंगे।